किस टाइप के साथियों क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहां से, किन किन टॉपिक से साथियों क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सब आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अगर साथियों अभी तक आपकी परीक्षा नहीं हुई है और आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी के एग्जाम में इतना आप पढ़ लें कि कम से कम आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए, आपको जो आपने पोस्ट भरी थी वो पोस्ट आपको मिल जाए, तो इस वीडियो को साथियों पूरा देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम को आपको क्रैक करने के लिए। तो क्लास आपकी साथियों शुरू हो चुकी है और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि जो खाने योग्य ना हो। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद सामान्य ज्ञान के और मैथ और रीजनिंग के साथियों वो कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लाया हूं जिनको अगर आप देख लेते हैं तो एग्जाम में साथियों कुछ बचता ही नहीं है, फिर सब कुछ वहां पर मैं आपका कवर कर डालूंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि जो खाने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको साथियों अखाद्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अखाद्य कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है। तो जब हम बात करें, देखिए आचार्य भी आपका पुल्लिंग है, हंस भी आपका पुल्लिंग है, पंडित भी साथियों शब्द पुल्लिंग है, लेकिन ऋतु शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए साथियों ऐसे अटपटी क्वेश्चन भी कुछ आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन इस टाइप के भी आ रहे हैं कि रज्जू शब्द का अर्थ क्या है। तो रज्जू को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? रस्सी कहते हैं। रज्जू का मतलब क्या होता है? रज्जू का मतलब साथियों रस्सी होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है। देखिए आपने हजारों बार साथियों विशेष लिखा होगा और विशेष पढ़ा होगा, तो विशेष कैसे साथियों लिखते हो, कैसे लिखा होता है, तो जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ ऐसे साथियों आप लिखते हो। उसके बाद देखिए जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसके लिए एक शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो आप साथियों क्या बताओगे, बताइए। यानी कि एक ऐसा बंदा जो कभी यहां पर घूम रहा है, उसी पल अगर बात करें दूसरे टाइम साथियों कहीं और घूम रहा है, फिर कहीं और घूम रहा है, मतलब हर समय घूमने वाला, यानी कि जो एक स्थान पर साथियों टिक कर नहीं रहता है उसको क्या कहा जाता है? उसको यायावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यायावर कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अज्ञान की अगर बात करें, इसका तद्भव शब्द साथियों आपसे पूछा जा रहा है, तो अज्ञान की अगर बात करें अनजान भी कह सकते हैं और अजान भी कह सकते हैं। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द साथियों क्या होगा, यानी कि यहां पर आपसे जो पूछा गया है वो पोषक का विलोम पूछा गया है। पोषक का विलोम क्या होता है? पोषक का विलोम साथियों शोषक होता है। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। दीर्घायु का विलोम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बताने की कोशिश करेंगे क्या इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो दीर्घायु का विलोम साथियों अल्प आयु होता है। देखिए दीर्घ का विलोम होता है अल्प और आयु लगा है तो साथ में आयु भी लगा दीजिए। उसके बाद देखिए कि तनु और तनु दो शब्द यहां पर है, बस फर्क साथियों इतना है, मात्राओं का फर्क है। पहले वाले में छोटे ऊ की मात्रा लगी है और बाद वाले में साथियों बड़े ऊ की मात्रा लगी है। तो इसकी अगर बात करें साथियों छोटे ऊ वाले की, यानी कि इस तनु का मतलब जो होता है वो पतला होता है और इस तनु का मतलब क्या होता है साथियों? शरीर होता है। तो राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए कि हस्व स्वर का उदाहरण इसमें से कौन सा है। देखिए आपने बचपन में साथियों स्वर भी पढ़े होंगे, व्यंजन भी पढ़े होंगे, लेकिन ये हस्व स्वर क्या होते हैं? जिसमें भी साथियों छोटे आ की मात्रा लग रही है, यानी कि छोटे आ की मात्रा लग रही है, छोटी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, वही आपके साथियों हस्व स्वर होते हैं। अगर दीर्घ स्वर की बात करें तो बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, बड़ा ओ हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें हस्व स्वर को साथियों अल्प स्वर भी कहा जाता है और अल्प स्वरों की संख्या 4 होती है और हस्व स्वरों की भी संख्या 4 होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ढीठ शब्द का तत्सम क्या होता है? देखिए ढीठ शब्द आपने बहुत सुना होगा, ये बहुत ढीठ लड़का है, बहुत ढीठ बच्चा है। तो ढीठ तो साथियों एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा? इसको तत्सम में साथियों हम लोग धृष्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? धृष्ट कहेंगे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द साथियों तद्भव। देखिए अगर बात करें दृग भी आपका तत्सम है, नेत्र भी आपका तत्सम है और नयन भी आपका तत्सम है, लेकिन आंख की अगर बात करें ये साथियों तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है। तो आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए प्रसारण का विलोम क्या होता है साथियों? प्रसारण का विलोम क्या होता है? ये एग्जाम में साथियों आपके क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसारण का विलोम होता है आकुंचन। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए साथियों संज्ञा वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर साथियों क्वेश्चन आ जाए तो उसको एक बार ध्यान कर लीजिए। जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है? तो लड़का एक जाति ही तो है साथियों। अगर लड़का आए, आदमी आए, औरत आए
ठीक है, या बालक आए बालिका आएगी, सब जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन आदमियों में किसी का नाम आ जाए सुरेश महेश, या औरतों में किसी का नाम आ जाए पार्वती या कमला आ जाए करके, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कांच का सही पर्यायवाची शब्द है। तो कांच को साथियों शीशा भी कहा जाता है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको साथियों क्या करना है, आपको चयन करना है, यानी कि आपको ये बताना है कि संन्यास कैसे लिखा जाता है। तो बहुत सारे बच्चे साथियों इसको राइट आंसर बताएंगे, बहुत सारे बच्चे इसको राइट आंसर बताएंगे, लेकिन सही जवाब की जब हम बात करते हैं यानी कि सन्यासी कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है। देखिए जो बच्चा गर्भ के अंदर होता है वो तो गर्भ अवस्था कहते हैं उस अवस्था को। जो बच्चा सबसे छोटा होता है पैदा होने के बाद साथियों वो शैशव अवस्था कहलाई जाती है। उसके बाद बाल अवस्था आती है, उसके बाद किशोर अवस्था आती है, फिर प्रौढ़ अवस्था आती है। लेकिन यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है, तो वह संधि अवस्था कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए कि साथियों मित्र शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, बताइए। तो मित्र को तो हम लोग दोस्त भी कहते हैं, मित्र को हम लोग सहयोगी भी कहते हैं, मित्र को उदार भी कहते हैं, लेकिन मित्र को सूर्य नहीं कहते हैं। तो ये मित्र का पर्यायवाची नहीं होगा, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है, बताइए। देखिए पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, ये गलत हो जाएगी। उज्जवल मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि उज्जवल शब्द में 2 बार जा आएगा और दोनों बार आधा आधा जाएगा। यहाँ पर ज्योत्सना भी बिल्कुल सही नहीं लिखा हुआ है। अगर बात करें पारिपार्श्विक साथियों यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो किसकी वर्तनी बिल्कुल सही होगी, ऑप्शन नंबर सी वाले की वर्तनी बिल्कुल सही होगी, और जिनका आंसर यहाँ पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए हर्ष का विलोम साथियों आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है। तो हर्ष का विलोम क्या होता है, हर्ष का विलोम तो साथियों विषाद होता है। तो इस प्रकार आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। ये भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों सामान्य ज्ञान के अब आपके सामने क्वेश्चंस आ चुके हैं, और जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं ठीक उस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं। देखिए अगर बात करें साथियों ये नागालैंड की जब हम बात करते हैं तो हॉर्नबिल त्योहार साथियों नागालैंड में मनाया जाता है, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए संगाई महोत्सव साथियों ये पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। तो संगाई महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, ये तो मणिपुर में मनाया जाता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है, बताइए। तो नौटंकी साथियों कहां पर किया जाता है, उत्तर प्रदेश में साथियों ये लोक नृत्य है नौटंकी नाम का, ये किया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें बिहू साथियों कहां पर किया जाता है, बिहू नृत्य असम में किया जाता है। यक्षगान कहां पर किया जाता है, तो ये कर्नाटक में किया जाता है। और अगर बात करें साथियों लावड़ी नृत्य कहां पर किया जाता है, तो यह महाराष्ट्र में किया जाता है। उसके अलावा मोहिनी अट्टम है, कथकली है, ये कहां का नृत्य है, ये केरल का नृत्य है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और आंध्र प्रदेश का साथियों क्या है, तो कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है, बताइए। तो रामखेलिया तो साथियों कहां पर किया जाता है, ये बिहार में किया जाता है, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए डांडिया की अगर बात करें, डांडिया नाम आपने बचपन से सुन रखा होगा कि डांडिया एक नृत्य है, एक डांस है जो कहां पर किया जाता है, जो गुजरात में किया जाता है, इसलिए सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है, बताइए। बताइए किसमें साथियों होता है, घतम में, संतूर में, हारमोनियम में या शहनाई में। तो अगर बात करें साथियों हारमोनियम में, आप लोग ध्यान रखेंगे जो संगीत वाद्य यंत्र है इसमें कीबोर्ड होता है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए पंडित जसराज किस क्षेत्र में विख्यात है, यानी कि पंडित जसराज की जब हम बात करते हैं तो साथियों ये अगर बात करें ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो एक शास्त्रीय संगीतकार है। कौन है, ये शास्त्रीय संगीतकार है पंडित जसराज। और एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है, तो मेवाती घराने से पंडित जसराज जी का संबंध है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ कलाकार है और एक तरफ साथियों कौन है, वाद्य यंत्र है, बताइए। चलिए
देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे कि किशन महाराज का संबंध किससे है? तबले से है। अमजद अली खान का संबंध किससे है? सरोद से, ये सरोद वादक है। रविशंकर की अगर बात करें तो सितार वादक है। लेकिन पंडित शिव कुमार शर्मा की जब हम बात करते हैं तो शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक है या पखावज वादक साथियों नहीं है। तो अगर नहीं है तो इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो वो कौन से प्रधानमंत्री थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम मोरारजी देसाई था साथियों, जिनको भारत रत्न दिया गया। और ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो जिनका भी आंसर कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने कितने सदस्य हैं, कितने स्थायी सदस्य हैं और कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में साथियों 5 तो स्थायी सदस्य हैं और 10 साथियों अस्थायी सदस्य हैं। ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है, बताइए। चलिए तो क्या साथियों आपका राइट आंसर होगा, बताने की कोशिश करेंगे, आप सभी लोग बताइए। चलिए तो पहली बात देखिए, जो कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पहली बात आपको ये ध्यान रखना है साथियों, क्या ध्यान रखना है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। उसके अलावा अगर बात करें, देखिए ओपेक का मुख्यालय ज्यूरिक में नहीं है, क्योंकि ओपेक का मुख्यालय वियना में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी वाला सुमेलित नहीं है। अब बी वाला सुमेलित नहीं है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। नाटो के मुख्यालय की अगर बात करें तो साथियों बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। इतनी बात आपको साथियों ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है, बताइए। तो ये अधिकार तो साथियों राष्ट्रपति के पास है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। अब उसके बाद देखिए कि यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहां राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन सा राज्य आपातकाल की घोषणा साथियों कर सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन कर सकते हैं साथियों? भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अफसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो अफसरों की समानता की बात साथियों कौन से अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 16 में की गई है। आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसको कहा जाता है, जनक किसको माना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई जी के पटेल की अगर बात करते हैं तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किनको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। रॉलेट एक्ट में साथियों पारित किया, यानी कि रॉलेट एक्ट की अगर बात करें तो ये कब पारित किया गया? या 1919 में पारित किया गया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका सी के साथ। चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से किस शहर में हुआ था? तो ये तो साथियों बच्चा बच्चा जानता है क्या? ये तो साथियों बच्चा बच्चा जानता है कि अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया को साथियों किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो वर्तमान समय में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। उसके बाद देखिए काला सोना साथियों क्या है, यानी कि किसको काला सोना कहा जाता है, ये आपसे कुल मिलाकर यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए। तो पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। पहले हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। यहाँ पर सबसे पहले 9 है, उसके बाद 14 आ गया है, उसके बाद 34 आ गया है, फिर 114 है। तो आपको बताना है इसी क्रम में यहाँ पर साथियों कौन सा नंबर होगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर, और उसके बाद 1714 आ जाएगा। देखिए कभी भी साथियों यहाँ पर अगर बात करें 9 से 14 हुआ है तो हर बच्चा बता देगा कि 9 से 14 हुआ है साथियों, यहाँ पर कितना बड़ा है? 5 बड़ा है, ठीक है। 14 से 34 हुआ है, एकदम से कितना बढ़ गया साथियों? 20 बढ़ गया। और 34 से 14 हुआ है साथियों तो 4 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा। 11 में से साथियों 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। यानी कि पहले 5 बढ़ा,
फिर उसके बाद 20 बढ़ गया, उसके बाद 80 बढ़ा दिया गया, उसके बाद यहाँ पर साथियों क्या बढ़ेगा, आप एक चीज देख रहे होगे साथियों, ये इसका 4 गुना हुआ, ये जो 20 आया है, फिर इसका 4 गुना हुआ है, ये 80 आ गया है, और फिर इसका 4 गुना होगा साथियों, तो 4 अठे 32, यानी कि 320 यहाँ पर आना चाहिए। यानी कि कहा जा सकता है कि 9 में साथियों 5 जोड़ा तो 14 आ गया, 14 में 20 जोड़ा तो 34 आ गया, 34 की अगर बात करें, 34 की अगर बात करें साथियों 34 में 80 जोड़ा तो 114 गया, और 114 में साथियों 320 जोड़ेंगे तो यहां पर जो नंबर आएगा वो हमें मिल जाएगा। तो 4 और 0 4 आ जाएगा, 1 और 2 साथियों 3 आ जाएगा, और 3 और 1 आपका 4 आ जाएगा। क्या साथियों यहाँ पर 434 ऑप्शन में है? तो बिल्कुल साथियों 434 ऑप्शन में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एल एम की माँ, यहाँ पर कहा गया कि एम की माँ कौन है? एल है। तो यहाँ पर साथियों हम कहीं पर एम बना लेते हैं, और एम की माँ कौन है साथियों? एम की माँ एल है। चलिए इतनी बात आपकी समझ में आ गई। उसके बाद कहा गया कि एल की केवल 2 संतानें हैं, मतलब एल जो है एल माँ है। एल कौन है साथियों? एल माँ है किसकी? एम की है। और कहा गया कि एल की 2 संतानें हैं, तो एक संतान तो ये हो गई और एक संतान साथियों ये हो गई। अभी पता नहीं ये कौन है, कौन सा लेटर यहाँ पर आएगा, लेकिन हमने 2 संतानें कहा है तो 2 संतानें हो गई। उसके बाद कहा गया कि एम की बहन एन है। क्या? एम की बहन, यानी कि एम की बहन कौन है? एन है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है ये फीमेल है एक तरीके से, इतना मालूम पड़ गया है। तो एल की 2 संतानें हैं, एम और एन, एन बेटी है। उसके बाद कहा गया है कि के की बेटी एन है। के कहां पर है? के की बेटी एन है। के हम यहां पर बना लेंगे, क्यों? क्योंकि साथियों के की बेटी एन है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एल और के आपस में पति पत्नी है, ये पति है और ये पत्नी है, और इन दोनों की 2 संतानें हैं, केवल 2 संतानें हैं, एम और एन, एन बेटी है। अब उसके बाद देखिए जेड के का पोता है, यानी कि जेड जो है साथियों वो के का पोता है। अब देख लीजिए ये बेटा है, ठीक है, के का बेटा ये है, तो के का बेटा ये है, और के एम का बेटा कौन होगा? एम का बेटा साथियों जेड होगा। तभी तो कहा गया है कि जेड जो है ना, जेड ये के का पोता है। तो के का पोता कौन होगा? पहले तो के का बेटा जो होगा उसका बेटा होगा साथियों पोता। तो कुल मिला के यहां तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद कहा गया है कि जेड की माँ ओ है। जेड क्या है? जेड ये है, तो जेड का पिता तो ये है, यानी कि इसकी पत्नी साथियों होगी ओ, और कह सकते हैं इसकी जब पत्नी हो जाएगी ओ, तो ये इसकी माँ होगी, जेड की माँ होगी। ठीक है। अब उसके बाद कहा गया कि एन से किस प्रकार संबंधित है ओ, यानी कि एन क्या कहेगा ओ को? एन आपकी ये है, एन का भाई ये है, और एन की यानी कि अपने भाई की बीवी के बारे में पूछ रहे हैं। अपने भाई की बीवी को क्या कहा जाता है साथियों? तो भाई भाभी कहा जाता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इस टाइप के साथियों सवाल को करने के लिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं क्या कैसे होगा। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, सबसे पहले क्या आप करेंगे कि सबसे पहले लेटर काउंट कर लेंगे, कितने लेटर हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो कुल मिला के साथियों 18 लेटर हैं। अब अगर बात करें या तो 3 का पेयर बनेगा या साथियों 6 का पेयर बनेगा, तो 3 का पेयर एक बार बनाकर देख लीजिए। 1 2 3 यानी कि 3 हो गए, 1 2 3 3 हो गए। अब देखिए शुरू में पीई आ रहा है, यहाँ तो पीई बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर ई है नहीं है, तो ये साथियों आपका तरीका नहीं सही है। तो मैं कह सकता हूँ 6 का पेयर बनाकर देख लेते हैं, 6 के जोड़े 1 2 3 4 5 6, 6 आपका ये हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 आपका ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब आप देखिए अंत में पी एल ई आ रहा है, यहाँ पर एल ई तो है लेकिन पी नहीं है, तो पी हमने यहाँ पर बना दिया। उसके बाद अगर बात करें बीच में क्या आ रहा है? ओपी आ रहा है, तो ओ तो यहाँ पर नहीं है लेकिन पी है, तो ओ बना दिया। अब देखिए पूरा हमें मिल गया पीई ओपी एल ई, तो पीई पी है यहाँ पर, ई बना दो साथियों, ई बना दिया। अब यहाँ पर ओ बन जाएगा, और यहाँ पर भी साथियों क्या बन जाएगा? पी बन जाएगा, ई बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका एल और ई बन जाएगा। अब जो आपने अपने पेन से लिखा है ना, उसको साथियों साइड में लिख लीजिए। आपने क्या क्या लिखा है? ओ लिखा है, पी लिखा है, उसके बाद ई लिखा है, ओ लिखा है, फिर पी लिखा है, फिर ई लिखा है, फिर एल लिखा है, फिर ई लिखा है। आप देख लीजिए ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ओ पी ई ओ पी, ओ पी ई ओ पी और पी ई एल ई। तो ये तो साथियों ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा होगा, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपको साथियों इसी टाइप से करना है, और कोई अगर कोई मेथड आपको बताता है वो आपको साथियों फॉलो नहीं करना है। ये मेथड सबसे बढ़िया और सबसे जल्दी यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें इस सवाल की, अगर जवाब की बात करें तो ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक कागज का टुकड़ा है, ये क्या हो जाएगा साथियों? ये एक कागज का टुकड़ा है, और इस कागज के टुकड़े को यहाँ पर से मोड़ा जाता है, यानी कि
ये वाली साइड इसके ऊपर ला दी जाती है। उसके बाद आपके पास ऐसा कागज आ जाता है। अब उसके बाद साथियों इसको यहां से मोड़ा जाता है और ये वाली साइड यहां पर ला दी जाती है। अब ये आपके पास ऐसी वाली आकृति आ जाती है, ठीक है। तो अब फिर से कागज को यहां से मोड़ा जाता है और ये वाली साइड यहां पर ला दी जाती है। तो अब आपके सामने ये वाली आकृति आ गई होगी। अब एक तो यहां पर ये छेद कर दिया ऐसा और एक यहां पर होल कर दिया ऐसा। तो जब अब इस पूरी आकृति को खोलोगे और इस टाइप की आकृति बनाओगे तो आपको छेद किस टाइप से दिखेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जब यहां पर एक ये छेद बना दो और जब इसको यहां से इस पे रखोगे, ये वाली साइड खोलोगे तो एक छेद ऐसे भी बनेगा, यानी कि इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा। और मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, देखिए छोटा सा एक छेद यहां पर है तो साथियों यहां पर भी हो जाएगा, यहां पर है ना तो साथियों यहां पर भी आपको वो एक तरीके से कटिंग दिखेगी। अब आप देख लीजिए साथियों, ठीक है। अब जब यहां पर है ना तो वो चीज जब खुलेगी तो यहां पर भी वो चीज दिखेगी और वो चीज साथियों यहां पर भी दिखेगी और वो चीज साथियों यहां पर भी दिखेगी। तो ऐसे चारों में कहां पर आपको दिख रहे हैं, यहां पर तो कोई कटिंग नहीं है तो ये नहीं हो सकता। यहां पर अगर बात करें, यहां पर अलग कटिंग है और यहां पर अलग कटिंग है, इसलिए ये नहीं हो सकता। यहां पर भी साथियों यहां पर नहीं कटिंग है। यहां पर आप देख पा रहे हो चारों तरफ कटिंग है, चारों तरफ साथियों यहां पर एक तरीके से कटिंग है। और उसके अलावा अगर बात करें, यहां छेद, यहां होल आया है तो यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा और यहां पर भी साथियों 4 होल आपको दिख पा रहे हैं। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और अच्छा बच्चा साथियों इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं कर पाता है, लेकिन बहुत आसानी तरीके से मैं आपको यहाँ पर साथियों समझाऊंगा और पूरा सवाल बहुत अच्छे से यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। 6 दोस्त यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ है। एक वृत्त में इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर एक दूसरे के सम्मुख यानी बैठे हैं। तो कुल मिला के साथियों हम ये बना लेंगे। कितने लोग हैं यहाँ पर साथियों? 6 लोग हैं। देख लेते हैं, 1 2, ठीक है, 3 4 और 5 और 6, ये 6 लोग हैं। कहा गया है कि सी और डी एक दूसरे के निकट बैठे हैं। तो सी और डी, देखिए अब हमें एक दूसरे सर्किल की जरूरत होगी। वो क्यों होगी वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर सबसे पहले कर लीजिए 1 2 आपका 3 4 5 और 6। हमें इसलिए जरूरत है, कहा गया है कि सी और डी एक दूसरे के निकट बैठे। मान लीजिए हमने कहां पर सी बनाया, सी हमने यहां पर बनाया और ई हमने यहां पर बनाया, ई हमने यहां पर बनाया, अंदर को बना रहे, नीचे जगह नहीं इसलिए। अब क्या पता, अब देखिए ई के बाएं ओर बैठा है सी, क्या पता साथियों ई के दाएं ओर सी बैठा हो, ठीक है। तो हम वो भी एक तरीके से बना ले रहे हैं। यहाँ पर ई बन जाएगा, यहाँ पर आपका सी बन जाएगा। जो भी हमारा सही होगा आगे बढ़ेगा उसको हम लेकर चलेंगे, बाकी एक को कट कर देंगे। तो सी और डी एक दूसरे के निकट बैठे हैं। बी और एफ भी एक दूसरे के निकट बैठे हैं। तो अभी हमें नहीं कह सकते बी एफ कहां पर बैठाना है। उसके बाद कहा गया कि ई ठीक बी के सामने बैठा है, यानी कि अगर ई ये बैठा है तो बी साथियों यहां पर बैठा है। ई अगर यहां पर बैठा है तो बी कहां पर बैठा है? बी यहां पर बैठा है। ये इतनी सी बात कही गई है। उसके बाद कहा गया है कि बी के बाएं बैठा है एफ। बी कहां पर है? बी यहां पर है। बी का बायां किधर होगा? बी का बायां ये होगा। और बी का बायां आपका किधर होगा साथियों? ये होगा बी का बायां, वे तो दाएं हो जाएगा। तो बी के बाएं ये है और यहाँ पर एफ बैठा है। बी का बायां ये है, यहाँ पर एफ बैठा है। उसके बाद देखिए ई और एफ के बीच में कौन बैठा है? तो ई ये हो गया, एफ ये हो गया। अभी और हम ऊपर का जो हमने छोड़ रखा था ना उसको देख लीजिए, सी और डी। अब एक बार दोबारा से पढ़िए, सी और डी एक दूसरे के निकट बैठे हैं। तो सी और क्या लिखा है यहाँ पर? सी और डी एक दूसरे के निकट बैठे हैं। तो डी तो अभी तक साथियों हम लोगों ने बनाई नहीं। अच्छा, इसको हमने छोड़ दिया था, इसलिए छोड़ दिया था शायद कि कहां पर बनाना है। सी और डी एक दूसरे के निकट बैठे हैं। तो सी यहां पर बैठा है तो डी यहां पर बैठा होगा। उसके बाद कहा गया कि बी और एफ भी एक दूसरे के निकट बैठे हैं। तो बी और एफ को हमने बैठा दिया था, ऐसा था, ठीक है ना। उसके बाद कहा गया है कि बी और एफ एक दूसरे के निकट बैठे हैं, बिल्कुल निकट बैठे हैं। ई ठीक बी के सामने बैठा है, ई ठीक बी के सामने बैठा है। बी के बाएं बैठा है एफ, बी के बाएं बैठा है एफ। और ई और एफ के बीच में कौन बैठा है? ई ये हो गया, एफ आपका ये हो गया। तो देखिए अब ए से कहां तक था? एफ तक था। ए की अगर बात करें, ए ही यहां पर नहीं है, बाकी सब हैं। ए ये हो जाएगा, बी ये हो गया, सी ये हो गया, डी ये हो गया, ई ये हो गया, एफ हो गया। तो ई और एफ के बीच में कौन बैठा है साथियों? ए बैठा है। तो ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ए कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं यानी कि अंकों को नहीं संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए, ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। यानी कि यहाँ पर कुल मिला के आपको 53 लाना है, 53 लाना है। तो 8 की जगह पर 14, 14 की जगह पर 8 रख दे तो क्या 53 आ जाएगा। 8 की जगह पर 3, 3 की जगह पर 8 रख दे, ऐसा करना होगा। तो साथियों कुल मिला के हम नीचे से चलेंगे, जल्दी आंसर आपको हो सकता हो मिल जाए, क्योंकि एग्जामिनर ये चाहता है कि बच्चा पहले इसको सॉल्व करेगा, उसका समय जाएगा, इसको सॉल्व करेगा, इसको सॉल्व करेगा, समय जाएगा। तो कुल मिला के इस टाइप के सवालों को नीचे से साथियों आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 5 की जगह पर 3 और 3 की जगह पर 5 आपको रखना है। 5 लिखा हुआ है, 5 की जगह पर 3 आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, 40 आ जाएगा, भाग अगर बात करें 8 आ जाएगा, और प्लस 3 लिखा हुआ है, 3 की जगह पर 5 आ जाएगा, तो साथियों माइनस यहाँ पर 14 आ जाएगा। अब क्या इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर 53 आ सकता है? अगर आ सकता है तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए 8 कम 8, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 5 3 आपका 15 हो जाएगा, और 5 प्लस साथियों ये आपका 20 हो जाएगा। 20 माइनस 14 कैसे 53 हो सकता है? तो ये साथियों फ्लॉप हो गया, ये आपको ऑप्शन कट जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर फॉलो करके देखते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, 5 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 5 आपको लिखना है। तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है साथियों, 8 लिख दो, गुणा आपका यहाँ पर 40 आ जाएगा, भाग अगर बात करें 8 की जगह पर 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और माइनस क्या लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका 53 आना चाहिए। तो देख लेते हैं कि इसको कैलकुलेट करने के बाद 53 आ सकता है। अगर आ जाएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर बी वाले को चेक करेंगे। तो 5 की अगर 40 से भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 कितना हो जाएगा साथियों, 64 हो जाएगा, प्लस आपका 3 हो जाएगा। तो 64 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 65, 66, 67 हो जाएगा। 67 में से साथियों 14 जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 और 5, यानी कि कुल मिला के 53 आपका आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाएगा। यानी कि इसमें 5 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 5 रखा जाए और उनको कैलकुलेट किया जाए तो बराबर क्या आएगा, 53 इधर भी आएगा और उधर तो 53 है ही। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कपड़े का संबंध कपास से है, उसी प्रकार जैसे आटे का संबंध किससे है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करें कपास से क्या बनाया जाता है, कपास से कपड़े बनाए जाते हैं, उसी प्रकार साथियों गेहूं से क्या बनाया जाता है, गेहूं से आटा बनाया जाता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, गेहूं यहां पर आ जाएगा, और आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, गेहूं के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में REMAIN को कितना लिखा जाता है, 9 2 2 1 4 2 6 1 8 1 3 लिखा जाता है। तो इसी भाषा में MACHINE का कोड क्या होगा, ये आपसे कुल मिलाकर यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें हमें इतना पता है कि इन जो होता है साथियों वो 14 पर होता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है। तो ऐसा तो नहीं साथियों एक घट रहा है। अगर ये आई की बात करें तो ये साथियों 9 पर होता है, लेकिन यहाँ पर तो एकदम 9 का दुगुना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, हाँ, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि आई का विपरीत होता है आर, और आर होता है 18 पर। उसी प्रकार एम का विपरीत, एन का विपरीत होता है एम। ठीक है, तो एम यहाँ पर एम की वो पोजीशन लिखी हुई है। तो कुल मिला के साथियों कोई दिक्कत नहीं, अब मैं समझ गया यहाँ पर क्या करना है। देखिए आर होता है आपका 18 पर। ठीक है, आर मतलब कुल मिला के आर का विपरीत क्या होता है, आर का विपरीत साथियों मैं आपको बता चुका हूं, ये होता है इस तरीके से। एस का विपरीत एच होता है और आई का विपरीत होता है आर। तो आई यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, लेकिन हम आई नहीं लिखेंगे, आई की पोजीशन लिखेंगे, आई 9 नंबर पर होता है। उसके बाद ये लिखा हुआ है साथियों ई, मैंने आपको बताया था LOVE, वी का अपोजिट होता है ई और ओ का अपोजिट होता है एल। ठीक है, तो यहाँ पर ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक तरीके से वी हो जाएगा। तो यहाँ पर वी नहीं लिखेंगे, वी की पोजीशन लिखेंगे, वी होता है 22 नंबर पर। तो मैं उम्मीद करूंगा साथियों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए एम का विपरीत होता है एन, और एन की पोजीशन यहाँ पर 14 होगी। तो देख लीजिए 14 कहां पर आपको दिख रहा है, 14 साथियों ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं, आंसर पूरा चेक करोगे तो समय आपका जाएगा और आंसर आपका यही हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों उस वेन आरेख का आपको चयन करना है जो इन वर्गों के मध्य के संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है, जैसे कि मनुष्य है, नर है, जीव है। तो आप बताइए कौन सा वेन आरेख साथियों जीव को, नर को और मनुष्य को कवर करेगा। देखिए जीव की अगर बात करें साथियों तो जान इसमें भी है, नर में भी है और मनुष्य में भी है। तो मैं किस टाइप से बना सकता हूं साथियों, देखिए जो सबसे बढ़िया मुझे लग रहा है ना, मान लेते हैं साथियों ये क्या हो जाएंगे, ये आपके मनुष्य हो जाएंगे।
ठीक है, और ये आपके क्या हो जाएंगे, नर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कहा जा सकता है कि साथियों कुछ नर मनुष्य होंगे। ठीक है, अब मनुष्य में तो साथियों लेडीज भी आ जाएंगी, लेकिन कुछ मनुष्य नर होंगे और कुछ नहीं होंगे। तो कुल मिला के इस टाइप का आपको कहां दिख रहा है साथियों, ऐसा तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, क्योंकि साथियों कुछ मनुष्य लेडीज होंगे और कुछ मनुष्य आपके नर होंगे। ठीक है, तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें कि कथन आपके सामने है कि सभी पतंगे वायुयान है, तो क्या कहा गया है साथियों, सभी पतंगे वायुयान हम लोग बना लेते हैं। सभी पतंगे क्या बना लेते हैं, वायुयान। ये आपकी साथियों पतंग हो गई। उसके बाद कहा गया है कि सभी वायुयान कागज हैं। ठीक है, सभी पतंगे वायुयान है, यहां पर हमने वायुयान बना ली। ठीक है, और सभी वायुयान क्या है, सभी वायुयान आपके कागज हो जाएंगे, सभी वायुयान आपके कागज हो गए। अब निष्कर्ष देखिए साथियों कि सभी पतंगे कागज हैं। बिल्कुल साथियों, सभी पतंगे जो है ना वो कागज ही है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी कागज वायुयान नहीं है। देखिए कथन आपका पॉजिटिव, कथन आपका पॉजिटिव, तो नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ऐसा कहीं पर साथियों लिखा हुआ है कि ऑप्शन में बिल्कुल लिखा हुआ है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब उसके बाद देखिए साथियों, अब आपके सामने यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुके हैं। 10 क्वेश्चन आपने देखे रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन आप टॉप लेवल के देखेंगे साथियों यहाँ पर मैथ के। तो यहाँ पर कुल मिला के 60 क्वेश्चन साथियों हम लोग देख रहे हैं। वैसे 80 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 60 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे। 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। उसके बाद कहा गया है कि 12 लड़कियां उसी काम को 15 दिन में करती हैं। यदि सभी 15 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में होगा। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, जितनी कठिन इसकी लैंग्वेज बना दी गई है, ये उतना ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या मतलब साथियों लड़कों से, कि लड़के 15 हो चाहे लड़कियां कितनी हो, आप तो इतना समझो कि लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं और लड़कियां उसी काम को 15 दिन में करती हैं। तो अगर बात करें साथियों, बॉयज किसी काम को साथियों 10 दिन में करते हैं और गर्ल्स उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में कर पाएंगे। ये नंबर आपको सिर्फ दिया है कंफ्यूज करने के लिए, आपको कुछ नहीं करना है। एक ऐसा नंबर ले लेना है जो 10 के पहाड़े में भी हो, जो 15 के पहाड़े में भी हो। तो 10 तिया 30 हो जाएगा, 15 दुना आपके कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि बी एक दिन में 3 काम करता है, और सॉरी बी नहीं बल्कि लड़के एक दिन में 3 काम करते हैं और लड़कियां एक दिन में 2 काम करती हैं, और टोटल काम कितना है, 30 टोटल काम है। तो जब ये दोनों एक दिन में अगर बात करें 5 काम करेंगे और टोटल काम 30 है, तो टोटल काम 30 है और एक दिन में 5 काम हो रहा है, तो 30 काम कितने दिन में हो पाएगा, 6 दिन में हो पाएगा। तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 6 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिए साथियों और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, 12 माइनस 3 प्लस 4 ऑफ 2 भाग 8 माइनस 8 माइनस 6 रूट 3। अब ब्रैकेट में साथियों आप देख सकते हैं, आप सबसे छोटे वाले सबसे अंदर वाले ब्रैकेट में ये है, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा। 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी कि इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस लगा है, माइनस लगा लीजिए। 2 भाग 8 लिखा है तो 2 भाग 8 इस प्रकार से हो जाएगा, और गुणा लगा है तो यहाँ पर 4 इस प्रकार से हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूना आपका 8 हो जाएगा, और 2 से ये 2 कैंसिल आपका हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों यहाँ पर अगर बात करें क्या बचेगा, यहाँ पर आपका साथियों 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका साथियों कितना बच जाएगा, यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर अब आपका साथियों 1 आ जाएगा, और प्लस करके यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक तरीके से 4 माइनस 6। तो 4 माइनस 6 साथियों कितना होता है, एक तरीके से माइनस का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का यहाँ पर अब आपका 2 आ गया, और अब ये सारी चीजें आपने सॉल्व कर ली हैं। ठीक है, माइनस का आपका 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 12 हमने यहाँ पर लिखा और माइनस है, और ये आपका क्या माइनस का एक तरीके से 2 है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। यानी कि 12 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 14 ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। तो सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
1/4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सादा सादा साथियों 1/4 आ जाएगा, गुणा लगा हुआ गुणा यहाँ पर आ जाएगा, और 3/4 लिखा है तो 3 यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब इसको सबसे पहले सॉल्व करो, 4 की 1 से गुणा करो और उसमें 1 जोड़ो, यानी कि 4 एकम 4 और एक 5 बटे क्या आ जाएगा, 5 आपका 4 आ जाएगा, और गुणा यानी कि ऑफ का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ पर 2/5 आ जाएगा। अब इतना साथियों आपके सामने आ चुका है। अब ऐसा कीजिए इसको ही आप सॉल्व करा लीजिए, क्या इसको ही आप साथियों सॉल्व करा लीजिए, तो 1/4 जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर देखिए कि इस 5 से ये 5 आपका कैंसिल हो रहा है, और ये 2 एकम 2, 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 1/2 आ जाएगा। अब गुणा साथियों 3/4 आप यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर अगर बात करें इस भाग को गुणा के निशान में बदलेंगे, और ये 1/2 है ना, तो 2 यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ऊपर क्या रहेगा साथियों, ऊपर सिर्फ आपका 3 रहेगा, और नीचे आपका क्या रहेगा, 8 रहेगा। तो इस पूरे की जगह पर क्या आया साथियों, 3/8 आया, यानी कि इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। अब साथियों इसको सॉल्व आप कर लो, क्या अब इसको सॉल्व कर लो, इसको कैसे करोगे, तो 3/4 है तो 3/4 लिख लिया, भाग लगा हुआ है तो साथियों देखिए 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा। लेकिन गुणा लगाओगे 5/3 नहीं लिखोगे, यह काम कीजिए, ऑफ लगा हुआ है ना, यहाँ पर कर लेते हैं, 3/4 जैसा लिखा है 3/4 लिख लो। यहाँ पर भाग का निशान 3 एकम 3, 2 5 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑफ मुझे देखिए, ऑफ की अगर बात करें तो गुणा आ जाएगा, और 4 यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब अगर बात करें इस 5 से ये 5 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब अगर बात करें देखिए, अब आपके सामने क्या आ गया, 3/4 भाग आ गया ना, तो इसको गुणा में कर लो, और ये 4/3 है तो 3 यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब अगर बात करें, अब यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, 3 3 9/16 आ जाएगा। तो अब इसको साथियों क्या निकला, 9/16 निकला, यानी कि इसका क्या निकला, कि इसका तो आपका क्या निकला, इसका 9/16 निकला, भाग का निशान लगाए, भाग का निशान लगा लिया, इसका क्या निकला था, 3/8 निकला था, तो यहाँ पर आपका 3/8 हो जाएगा। अब माइनस लगाकर साथियों इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 1 की गुणा 1 से करोगे, 4 की गुणा 2 से करोगे, तो 1/2 आ जाएगा, और -1 कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको साथियों समझ में आ गई। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको भी ऐसा करो, 8 बना लो, इसको 8 बनाने के लिए 4 से गुणा कराओगे, तो इसमें भी 4 से गुणा कराओगे। अब नीचे भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो साथियों 8 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा ना, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 3/8 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए 3/8 आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है, 3/8 का ये लिखा हुआ है, ये भाग का निशान, इसको गुणा में कर लीजिए, और इसकी साथ उल्टा पलटी कर दीजिए, 9/16 लिखा था तो 16/9 हो जाएगा। तो 3/8 जैसा ये लिखा था इसको वैसे लिखने दो। अब यहाँ पर है 8 एकम 8 और 8 दूना 16, यहाँ पर है 3 एकम 3, 3 दूना आपका 3 3 आपका 9 हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या आया, 2/3 आया, -3/8 आया। तो अब ये साथियों आपके सामने आ रहे, इसको एक बार कैलकुलेट करा लीजिए, और आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। 8 दूना आपका 16 हो जाएगा, 3 3 आपका 9 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। चलिए तो 16 में से साथियों 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7/24 बचेगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 7/14 60/24 7/24 कहां पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। किसी सेल में इत्र विक्रय मूल्य पर 25% की छूट के साथ उपलब्ध है, यानी कि इत्र को जो बेचा जाता है ना, इसको 25% की छूट पर बेचा जाता है। अगर इसका दाम साथियों 100 रुपए है तो इसको 25% छूट यानी कि 75% में इसको बेचा जाता है, ये कहा गया है। यदि सेल में इत्र का मूल्य यानी कि जब 75% में उसको बेचा जाता है 25% की छूट देने के बाद, तो वो कितने का बेचा जाता है, 6873 का बेचा जाता है, 6873 का बेचा जाता है। तो इत्र का मूल विक्रय रूप क्या होगा, यानी कि अगर छूट ना दी जाए 100% में बेचा जाए तो उसका मूल्य क्या होगा। तो साथियों 75% की वैल्यू 6873 है, आप किसकी निकालो, आप 100% की वैल्यू निकालो, तो 75 यहां पर आ जाएगा, 100 की गुणा कर दीजिए, 100% आपको निकालना है, ये आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। इसको कट करें, 3 दूना आपका साथियों 6 हो जाएगा, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 3 नीम 27 हो जाएगा, यहाँ पर 3 एकम 3 आ जाएगा। तो अब आपके पास साथियों 2291 बचा है, और यहाँ पर 4 से इसकी गुणा कर दीजिए, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 नीम आपका 36 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 11 आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। तो 9164 आपका आंसर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए
और बताइए साथियों सही जवाब यहाँ पर आपका क्या होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है। यदि उसका व्यय 30% बढ़ जाए और बचत 25% बढ़ जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पर तीन चीजों की बात की गई है। यहाँ पर एक तो साथियों आय की बात की गई है, उसके बाद यहाँ पर साथियों खर्च की बात की गई है, और यहाँ पर साथियों बचत की एक तरीके से बात की गई है। तीन चीजों की यहाँ पर बात की गई है। कहा गया है कि अमन की आय का 74% वो खर्च कर देता है। मान लीजिए साथियों उसकी आय 100 है और जब वो 74% खर्च कर देता है तो कितनी बचती है साथियों, उसकी बचत कितनी होती है, 26 की उसकी बचत होती है। उसके बाद कहा गया है कि यदि उसके व्यय कितना करता है साथियों, व्यय एक तरीके से खर्च एक ही होता है। तो जब वो 74 रुपए खर्च करता है लेकिन 30% बढ़ जाता है, अगर उसके व्यय को, उसके खर्च को 30% बढ़ा दिया जाता है तो पहले तो इसका 30% कितना होगा ये निकाल लो, या ऐसे निकाल लो 130% निकाल लो, हमें ये पता चल जाएगा कि 74% से वो कितना बढ़ाता है। इस जीरो से आपका ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब 74 की गुणा साथियों की काम कीजिए 13 से कर लीजिए। 4 3 आपका 12 आ जाएगा, 4 3 आपका 21 हो जाएगा, और 2 यहाँ पर 22 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 74 आ जाएगा। 2 आ गया, 6 आ गया, और यहाँ पर 9 आ गया, यानी कि और पॉइंट लगा था, मतलब कुल मिला के नीचे 10 है अगर, तो एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 74 उसका खर्च था, और 30% जब उसका खर्च बढ़ा है तो 96.2 उसका खर्च हो गया है। उसके बाद कहा गया कि बचत को अगर 25% बढ़ा दिया जाए, बचत अभी तो साथियों 26 है, अब जब बचत में यानी कि 26 में कितनी बढ़ोतरी करेंगे, 25% की बढ़ोतरी करेंगे तो 125% की वैल्यू निकाल लीजिए। 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, एक सेकेंड, ये आपका कितना हो गया, ये आपका 4 हो गया। ठीक है, और अगर बात करें इसको कट करें ना तो 26 पंजे साथियों कितना हो जाएगा, 130 आपका हो जाएगा, और 130 की 4 से भाग दोगे तो 4 3 आपका 12 आ जाएगा, 4 दूना आपका साथियों कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगेगा 4 5 में, यानी कि कुल मिला के 32.5 आपका आ जाएगा। अब फिर से एक बार सवाल को समझिए। कहा गया था कि अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है, यानी कि उसकी आय 100 है और 74 जब खर्च करता है तो जाहिर सी बात है बचत वो 26 की करेगा। उसके बाद कहा गया कि उसके खर्च में यानी कि उसके व्यय में 30% बढ़ा दिया जाता है, तो 74 से 30% बढ़ाया तो 96.2 आ गया। उसके बाद कहा गया कि उसकी बचत में भी 25% की वृद्धि की जाती है, तो जब बचत में 25% की वृद्धि की तो 32.5 आया। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। यानी कि यहां पर अब कौन सा नंबर आएगा, यहां पर कौन सा नंबर आया, अरे भाई इसका और इसका टोटल ही तो आया एक तरीके से, यानी कि 26 को और 74 को जोड़ोगे तभी तो ये 100 आया है। तो अब की आय क्या होगी, इन दोनों को साथियों जोड़ दो, आपका यहाँ पर जो नंबर आएगा वो आ जाएगा। तो 2 और 5 7 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 6 और 2 8 आ जाएगा, बिल्कुल सही, 9 और 3 आपका 12 आ जाएगा। यानी कि अब उसकी साथियों कितनी आय होगी, 128.7 होगी। अब पूछा क्या गया है, उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले तो 100 थी, अब कितनी हो गई, 128.7 हो गई, यानी कि 28.7 की वृद्धि हुई। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको प्रतिशत में नहीं बदलेंगे क्योंकि ये तो पहले से ही मामला सब प्रतिशत में ही चल रहा था। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु कितनी थी साथियों, 4:3 थी, यानी कि ए की आयु अगर 4 थी तो बी की आयु कितनी थी, 3 थी। एक वर्ष पहले की बात चल रही है, यानी कि ए की आयु हो सकता हो 40 हो तो बी की आयु 30 हो। उसके बाद कहा गया कि अब से 7 वर्ष पश्चात, यानी कि 7 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 9:7 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी ये आपसे पूछी जा रही। तो ए की वर्तमान आयु भी बता देंगे और बी की वर्तमान आयु भी बता देंगे। यहाँ पर अगर बात करें कि एक वर्ष पहले ए की आयु मान लेते 4x थी और बी की आयु कितनी थी, 3x थी। तो हम अगर बात करें, देखिए ये 4x है और ये आपके 3x है, ये ए और बी की आयु है लेकिन एक वर्ष बाद की। तो एक वर्ष अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगी, ये वर्तमान टाइम की साथियों उम्र एक तरीके से बन जाएगी। ठीक है ना, वर्तमान आयु यहाँ पर बन जाएगी। और यहाँ पर कहा गया कि 7 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी हो जाती, 9 हो जाती। तो हम ये नहीं कर सकते कि इसमें 7 और जोड़ दे और इसका ये अनुपात बराबर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, 7 इसमें भी जोड़ना पड़ेगा। देखिए अभी ये एक वर्ष पहले की उम्र थी, तो ये जब इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये वर्तमान समय की उम्र निकल आएगी। हमें जो अनुपात दिया गया उसके बराबर हमें करना है ना, और ये अनुपात 7 वर्ष बाद का है, तो इसमें भी हमें 7 वर्ष ही तो जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों बराबर हो पाई, वरना बराबर कहे कैसे सकते हैं।
तो अब यहाँ पर अगर बात करें, देखिए 4x आपका प्लस 7 और एक आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 3x प्लस आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 बटे यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करा लीजिए, 7 की 4 से करोगे साथियों तो कितना निकल कर आएगा आपका 28x आ जाएगा, प्लस 7 अट्ठे कितने हो जाएंगे 56 हो जाएंगे, 9 तीन आपका 27x हो जाएगा, प्लस 9 अट्ठे आपके 72 हो जाएंगे। अब देखिए 28x आपका ये लिखा हुआ है, माइनस का 27x आ जाएगा, प्लस का या प्लस का है ना बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा, और 72 माइनस कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। यानी कि x बराबर साथियों आपका क्या निकलेगा, एक तरीके से अगर बात करें तो देख लीजिए 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, यानी कि x की वैल्यू अब हमको क्या चल गई मालूम पड़ गई। चलिए अब यहां पर अगर बात करें, देखिए किसकी पूछी गई थी, बी की वर्तमान पूछी गई थी। जब बी की अगर बात करें, ये तो 1 साल पहले की उम्र है, तो 1 साल पहले की उम्र है, इसमें 1 जोड़ दोगे ये आपकी वर्तमान उम्र में पता चल जाएगी। तो 3x की अगर बात करें यानी कि 16x प्लस 1 ये क्या होगा, ये बी की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो 16 तीन आपका कितना हो जाएगा 32, 16 तीन आपका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 और एक आपका 49 हो जाएगा। तो ये तो बी की उम्र निकलेगी। अगर आपसे ए की उम्र पूछता ना तो ए की उम्र भी साथियों बतला देते। ए की अगर बात करें 4x प्लस 1 है, यानी कि 16 चौक आपका 64, 64 और आपका एक 65 हो जाएगा। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 49 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए। यहाँ पर कहा गया है कि 846 में एक गिटार को बेचने पर राखी को 6% की हानि होती है। देखिए यहाँ पर कहा गया 6% की हानि होती है, यानी कि वो गिटार साथियों 94% में बेची गई है, और 94% की वैल्यू क्या दे रखी है 846 दे रखी है। तो अगर 8% का लाभ प्राप्त करना हो तो गिटार को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ साथियों 846 94%, ये 1% की वैल्यू आपकी निकल आएगी। इसको क्या निकालना है, 8% का लाभ चाहिए ना, तो इसको 108% में बेचो। कितने रुपए में बेचो 108, यहाँ पर कुल मिलाकर आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा साथियों 108 यहाँ पर कुल मिलाकर आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करा लो और आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। अगर बात करें 2 से यहाँ पर साथियों 54 आ जाएगा, 2 से इसको करेंगे 2 चौक आपका 8, 2 सत्य आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर अगर बात करें साथियों इसको अब ये कैसे कट करें, देखिए यह एक काम ये भी कर सकते हो कि 54 की गुणा 846 से करा लो। तो 54 की गुणा साथियों 54 की गुणा किससे करा देते हैं 846 से करा देते हैं। 6 चौक आपका 24 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 18 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 और एक साथियों 33 आपका हो जाएगा, 5 छंग आपके 30 हो जाएगा, 5 चौक 20 आपका 23 हो जाएगा, 2 लग जाएगा 8 पंच 40 और 2 आपके 42 हो जाएंगे। तो अगर बात करें 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब अगर यहाँ पर बात करें 45,684 की भाग आपको देना है साथियों, किससे देना है 47 से देना है। देखिए अगर ये 47 होता ना तो इसको डायरेक्ट हम 10 से काट देते, यानी कि यहाँ कहीं पर 10 आ जाता, लेकिन अब अगर बात करें इसको साथियों 9 से काटना होगा। तो जब इसको 9 से काटना होगा तो देख लेते हैं 47 नीम कितने होते हैं। 47 नीम कितने होते हैं साथियों, 7 नीम आपका 63 हो जाएगा, 4 नीम आपका 36 हो जाएगा, 36 और 6 आपका 42 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 423 आपका आ जाएगा, 423 आपका आ जाएगा, यानी कि 47 से कम 47, इसको करेंगे तो 400 आपका 23 आ जाएगा। यहां पर अगर बात करें कितना बचेगा, 6 में से 3 जाएगा, ये 84 बचे हैं इधर के, 6 में से 3 जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 45 में से 42 जाएगा तो साथियों 3 बचेगा। अब 47 की गुणा किससे करें, यहाँ पर देखिए 9 आ गया है, हो सकता है ये वाला 9 हो। अब 47 की गुणा किससे करें साथियों के आपका इतना के आसपास आ जाए, तो 47 की गुणा एक बार 7 से करके देखिए, ठीक है ना, 7 से करके देखेंगे तो साथियों 7 सत्ते आपका 49 हो जाएगा, 7 चौक 28 और आपका 32 हो जाएगा। बिल्कुल सही साथियों, ये 329 आए ना, 32 है, तो कुल मिला के 7 आपका सही रहेगा। तो 9 और 7 कौन से ऑप्शन में है, तो 9 और 7 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आगे बढ़ा के कट करोगे तो 2 बार में भी 1 बार जाएगा, तो आंसर जिनका भी यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कि 7%, 12%, 5% की 3 क्रमिक छूट दी गई हैं, तो उनके समतुल्य एकल छूट साथियों कितनी होगी। कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है साथियों, आपको क्या करना है मैं आपको यहाँ पर बतला देता हूं। देखिए 100 - 100
अब यहाँ पर छूटे लिख दीजिए, 100 माइनस 100 तो लिखना है। 7% की छूट दी गई, यानी कि उसको कितने में बेचा गया, 93% में बेचा गया, यानी कि 93/100। उसके बाद साथियों गुणा आ जाएगा, 12% की अगर बात करें छूट दी गई, यानी कि 88 बटे कितना आ जाएगा, 88/100 आ जाएगा। 5% की छूट दी गई, यानी कि साथियों 95/100 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। इस 100 से साथियों ये आपका 100 कट जाएगा। अब ये 100 मौजूद है, इस 100 यानी कि जो इसको कैलकुलेट करके आएगा ना, उसको हम 100 में से घटाएंगे। अब अगर ये तो 100 कट गया, इसकी अगर बात करें यहाँ पर 19 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा साथियों, एक तरीके से 20 आ जाएगा। अब अगर इसको कट करें साथियों, ये आपका क्या है, ये आपका 19 है, ध्यान रखना। इसको 2 से कट करें 10 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे आपका क्या है, नीचे आपका साथियों 1000 है, याद रखिएगा। नीचे आपका 1000 है, और ऊपर आपका क्या है, 93 है, 44 है, और साथियों 19 है यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात आपको साथियों मालूम हो चुकी होगी। अब एक बार ऐसा कीजिए कि इन सब की एक बार गुणा करा लीजिए, आप इन सब की एक बार गुणा करा लीजिए। गुणा करा लेते हैं तो 44 की 19 से गुणा कराएंगे साथियों, कितना आएगा, 9 चौक आपके 36 हो जाएंगे, 9 चौक आपके 36 और 3 39 हो जाएंगे। यहाँ पर 44 44 आ जाएगा, 6 13 साथियों 8 आ जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं कितना आएगा इन दोनों की गुणा कराने के बाद, 836 आएगा, और 836 की गुणा साथियों अब 93 से करा लीजिए। 6 तिया 18 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 1 आपका साथियों कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 1 आपका 10 हो जाएगा। 8 तिया 24 और 1 साथियों कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। गुणा लग जाएगा, 9 पंजे 45, 9 छंग आपके 54 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 9 तिया 27 और 5 आपका 33 आ जाएगा। 9 अट्ठे 72 और 3 आपका 75 यहाँ पर आ जाएगा। 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि अब इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 77,848 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब और इसको साथियों 100 में से भी माइनस करना है, ये वाले में से। अब नीचे 3 जीरो हैं, तो हम इसको कट कर देंगे और 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। यानी कि अब अगर बात करें तो 100 माइनस 77.84 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है कि 100 में से 77.84 को घटाना है, और इनको घटाने पर साथियों क्या आएगा, इनकी अगर बात करें ना, देखिए 22 तो आ जाएगा, 22 पॉइंट करके कुछ आएगा। तो 22 ये सिर्फ लिखा हुआ ये नहीं होगा, 22 पॉइंट करके कुछ आएगा ना, तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। यानी कि अगर किसी भी चीज पर 7% की, 12% की, 5% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है, तो अगर उसको एक छूट माना जाए तो यानी कि 22.252% की छूट दी जाएगी। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक 253 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पुल पार करने में 42 सेकंड समय लगता है। पुल की लंबाई कितनी है मीटर में, ये आपसे कुल मिला के पूछी जा रही है, बताइए। तो देखिए पुल की लंबाई कितनी है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखिए सब मीटर मीटर में है, तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या कर रही, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। तो किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदला जाता है, तो 5/18 से इसकी साथियों गुणा करा दी जाती है। इसकी अगर बात करें, इसको कट करें, 3 दूना आपका इतना हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो 20 पंजे आपका कितना हो जाएंगे साथियों, 20 पंजे आपका कितना हो जाएंगे, एक तरीके से 100 हो जाएंगे, और नीचे आपका 6 आ जाएंगे। यानी कि और कट करेंगे तो 50/3 आ जाएगा, और ये 50/3 आपका क्या निकलेगा, ये ट्रेन की चाल निकलेगी एक तरीके से साथियों। ठीक है, ट्रेन की चाल कितनी है, ट्रेन की चाल है आपकी, मैं आपको बतला देता हूं, 50/3 है, यानी कि 50/3 मीटर प्रति सेकंड है। अब उसके बाद कहा गया है साथियों, कहा गया है कि 253 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, क्या 253 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी को एक पुल पार करने में 42 सेकंड का समय लेता है। अब मैं आपको बता देता हूं, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, तो चाल बराबर, चाल क्या है, चाल तो 50/3 है, चाल बराबर दूरी। अब यहाँ पर दूरी की अगर बात करें तो दूरी पता क्या होती है, दूरी साथियों एक तो रेलगाड़ी की लंबाई और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी कि पुल की लंबाई। तो हमें दूरी की अगर बात करें तो ये तो हमें पता है, दो दूरी बराबर क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें दे रखी है 253 मीटर है, लेकिन पुल की लंबाई नहीं है, तो पुल की लंबाई की अगर बात करें तो p मान लेते हैं इसको। अब उसके बाद क्या आता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय कितना टोटल लगा, समय साथियों 42 सेकंड लगा, तो 42 हो जाएगा। बराबर के साथियों ये है, इसको कट कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब इसकी गुणा साथियों इससे हो जाएगी 5 से, तो 14 पंजे 70, यानी कि 700 बराबर 200
53 प्लस आपका कितना आ जाएगा साथियों, P आ जाएगा। तो P बराबर अगर बात करें 700 में से 253 को अगर माइनस करते हैं तो 447 बच जाएगा। 447 बच जाएगा, यानी कि 447 मीटर क्या आएगी, ये आपकी पुल की लंबाई आएगी एक तरीके से। तो पुल की लंबाई पूछी गई थी, पुल की लंबाई मैंने आपको बता दी है 447 मीटर। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल